सो यस, टॉकिंग अबाउट कंपनीज ऑडिट जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑडिटिंग के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड जो बुक्स जो हैं वो जो कि कंपनी के अंदर यूज़ करी जाती हैं वो सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम जो है वो ये सीखेंगे कि AOA क्या होता है, MOA क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और मिनट्स वगैरह क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। सो आर यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड ये जो है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जो है वो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट का। आज हम कंपनी ऑडिट का टॉपिक जो है वो सीखने जा रहे हैं। देखो, कंपनीज ऑडिट है तो कंपनीज ऑडिट के ऊपर कौन सा कंपनीज एक्ट लगता है? कंपनीज के ऊपर अब जो है वो कंपनीज एक्ट, वैसे तो अभी जो है लेटेस्ट जो है कौन सा चल रहा है, 2013 चल रहा है, बट यहाँ पर जो है वो क्या है कि आपके लिए एप्लीकेबल कौन सा है कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन जो है वो अप्लाई हो रखे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। बस कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 में क्या जो है वो डिफरेंस था, बस वहाँ पे तो उन्होंने जो है वो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो है वो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। वेयर एज अगर मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं थे रिगार्डिंग द कंपनीज। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं। देखो, जो कंपनीज एक्ट 1956 था वहाँ पर जो है वो क्या कहा गया कि कंपलसरी ऑडिट जो है किसका होना चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। जॉइंट स्टॉक कंपनीज का मतलब है जहां पर जो शेयर होल्डर्स है ना डिस्टिंग डिस्टिंग प्लेसेस के अंदर बैठे हुए हैं। एंड कंपनीज एक्ट 1956 ने कंपलसरी कहा कि ऑडिट होना ही चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। एंड देयरफॉर ऑडिटर को जो है वो ऑडिटर को अपॉइंटेड करा गया कि वो अपना जॉब करे एंड अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट किसको कर दे, शेयर होल्डर्स को जो है वो सबमिट करे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जो कंपनीज के अंदर जो भी जो रिपोर्ट होती है वो किसको जो है सबमिट करी जाती है, शेयर होल्डर्स को जो है सबमिट करी जाती है। कौन? ऑडिटर जो है वो सबमिट करता है। देखो, एक बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, एक बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया तो ऑडिटर को कुछ प्रीलिमिनरीज के अंदर जो है वो जाने वाला जाता है। एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने से पहले वो जो है वो कुछ सम प्रीलिमिनरीज के अंदर जो है वो जाता है। वो जो है वो अभी हम सीखेंगे, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये प्रीलिमिनरीज जो है वो उसके अंदर उसको जाना पड़ता है अपने एक्चुअल वर्क ऑफ ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, प्रीलिमिनरीज क्या होती हैं? देखो, प्रीलिमिनरीज का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे चेक करना पड़ता है वेदर उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सही तरीके से हुआ है एंड लीगल तो है ना। तो इसके लिए वो क्या चेक करता है कि वो जो है वो अपॉइंटेड हुआ है। अगर वो फर्स्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंटेड हुआ है तो वो जो है वो ले लेगा रेजोल्यूशन की कॉपी ले लेगा डायरेक्टर से अपने अपॉइंटमेंट की। एंड वो ये देखेगा वेदर वो जो है वो, अगर कोई वो रिटायरिंग ऑडिटर के की जगह पर वो अपॉइंटेड हुआ है तो वो इंक्वायरी करेगा कि वो जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसने रिटर्न में ड्यू नोटिस जो है वो दिया है एंड उसने सरकमस्टांसेस बताए हैं कि वो क्यों रिटायर हुआ है। एंड क्या कोई रिटायरिंग ऑडिटर ने जो है वो कोई रिटायरिंग ऑडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है उसको कि मैं जो है वो अपना अपॉइंटमेंट करने पर, मेरे अपॉइंटमेंट करने पर क्या रिटायरिंग ऑडिटर का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। एंड अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता है तो क्या माना जाएगा कि उसने प्रोफेशनल एटिकेट जो है वो नहीं दिखाए हैं एंड प्रोफेशनल एटिकेट का ब्रीच किया है। वेदर इज अपॉइंटमेंट जो अगर मान लो जो है वो उसका अपॉइंटमेंट जो है शेयर होल्डर्स ने करा एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो क्या करेगा, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन की कॉपी ले लेगा रिगार्डिंग कि उसके अपॉइंटमेंट की, एंड वो रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेगा 30 दिनों के अंदर अंदर कि उसने अपना अपॉइंटमेंट जो है वो क्या करा, एक्सेप्ट करा है। एंड अगर कैजुअल वैकेंसी की वजह से उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो जो है वो किसकी कॉपी जो है वो लेगा, डायरेक्टर की रेजोल्यूशन जो है वो लेगा कि डायरेक्टर का रेजोल्यूशन है या नहीं है। तो देखो, मैं बताता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है, कोई जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। प्रिलिमिनरीज के अंदर देखो, अगर ये जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑडिटर है, ठीक है, ये बंदा कौन है, ऑडिटर है, ठीक है। अब ये अगर इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो हो रहा है, अगर इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है फर्स्ट ऑडिटर की तरह, अगर इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आप एक बात बताओ, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो हमारे तो जो ऑडिटर है ना, जो भी ऑडिटर ये जो अपॉइंट हो रहा है और उसको फर्स्ट ऑडिटर की तरह उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसको जो है वो उसके पास में किस चीज़ की कॉपी होनी चाहिए, सोच के बताओ ना। तो उसके पास में कॉपी होनी चाहिए रेजोल्यूशन की। वेट अ सेकंड, मैं एडजस्ट कर दूँ इसको। हाँ, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, जो है वो बाय द डायरेक्टर्स अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। बहुत सिंपल था।
क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं। तो डायरेक्टर का जो है वो रेजोल्यूशन जो भी पास करा है ना उन्होंने, तो उनकी रेजोल्यूशन की जो है वो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। आपको पता है ना फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है। लेसन नंबर 7 के अंदर हम ये सीखेंगे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती हैं। तो उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो होनी चाहिए उसके पास में। ठीक है, तो उसके पास में कॉपी होनी चाहिए। उसको जो है वो क्या करना है, नहीं है तो उसको लेनी चाहिए। गेट अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। देन आ जाता है, अगर मान लो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो हो गया है, अगर उसका अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ है रिटायरिंग ऑडिटर की प्लेस में, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पर जो है वो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। मतलब पहले जो है वो कौन था, पहले जो है वो श्याम था जो कि रिटायर हो गया है, और अब जो है वो कौन अपॉइंट हो रहा है, राम को जो है वो अपॉइंट कर रही है कंपनी। तो अगर वो जो है वो किसी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पर हुआ है, जो कि राम है, वो श्याम की जगह पर जो है वो अपॉइंट हुआ है, तो जो है वो राम को क्या देखना है कि प्रॉपर नोटिस जो है वो उसको दिया गया है, श्याम को दिया गया है। एंड सरकमस्टांसेस भी वो देखेगा कि किस सरकमस्टांसेस में श्याम को रिटायर करा है। क्या पता जो है वो ऐसे ही जो है वो जोर जबरदस्ती, या फिर जो है वो मतलब कुछ जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बन रहा था, या फिर कुछ भी चीज़ों का था जिसकी वजह से उसको जो है वो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ऐसे करके उसको सारी सरकमस्टांसेस, अगर ऐसा है या तो अगर सही तरीके से निकाला तो वो भी देखना उसे, तो किस सरकमस्टांसेस में वो रिटायर हुआ है, कुछ तो रीज़न हुआ होगा ना कि वो रिटायर हुआ है। एंड ऑल्सो अगर मान लो रिटायरिंग जो है वो अगर मान लो रिटायरिंग ऑडिटर है, उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि वो उसके एक्सेप्टेंस पर, राम के एक्सेप्टेंस पर, कि वो जो है कुछ ऑब्जेक्शन दिखा रहा है कि मत करो, ये कंपनी तो फ्रॉड वाली है, इस कंपनी में तो घपले होते हैं, तो वो भी वो कंसिडर करेगा। लेकिन अगर मान लो वो ऐसा नहीं करता है, उसने ये चीज़ें जो है वो नहीं करी, तो क्या माना जाएगा कि उसने जो है वो प्रोफेशनल एटिकेट्स जो है वो फॉलो नहीं करे हैं। प्रोफेशनल एटिकेट जो है वो फॉलो करे हैं या नहीं कर रहे हैं, द आंसर इज़ नहीं करे हैं। अगर मान लो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स ने करा है जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर ने करा है। देखो फर्स्ट ऑडिटर के अलावा जो अपॉइंटमेंट होता है वो शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। एंड जो भी अपॉइंटमेंट जो भी करा है जनरल मीटिंग के अंदर जो है वो करा है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाता है, अदर देन फर्स्ट ऑडिटर वाला। और जहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है शेयर होल्डर्स ने करा है, एनुअल जनरल मीटिंग में करा है, तो उस केस में जो है वो उसके पास में क्या जो है वो अपने पास में रखेगा, वो जो है शेयर होल्डर्स की कॉपी जो है वो रखेगा। शेयर होल्डर्स की जो रेजोल्यूशन है ना, शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पास करा होगा। अब सिंस शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा तो शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन जो है वो पास करा होगा उसकी। तो जो ये राम है ना, इसके पास में शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन की कॉपी होनी चाहिए, जहाँ पर जो है वो उसके जो कि उसके अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग होगी। एंड ये जो है, ये राम है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर उसको रजिस्ट्रार को भी बताना है, रजिस्ट्रार को भी बताना है, इन्फॉर्म करना है 30 दिनों के अंदर अंदर, जब से उसका अपॉइंटमेंट होगा 30 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को भी बताओ, रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करो। ऐसा नहीं है खुद अपॉइंट होकर बैठ गए हो, यहाँ पर आपके ऊपर कंपल्शन भी है कि आपको जो है रजिस्ट्रार को भी बताना है। एंड अगर जो है वो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ है कैजुअल वैकेंसी के थ्रू, जो है वो किसने अपॉइंटमेंट करा है, डायरेक्टर्स ने, तो वही वाली बात आ जाती है फर्स्ट केस जैसी कि यहाँ पर आपको जो है वो कॉपी किसकी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन किसके, डायरेक्टर के रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। तो ये क्या लिखा है, रेजोल्यूशन, और ये क्या लिखा है, डायरेक्टर। तो कॉपी ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन, यहाँ पर पहले डायरेक्टर आना चाहिए था, फिर डायरेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद में क्या आ जाता है, देखो ये सारा हमारा टॉपिक खत्म हो गया प्रिलिमिनरीज वाला। इसके बाद एक बात समझो, उसके पास में सर्टिफाइड लिस्ट होनी चाहिए सारी की सारी बुक्स जो भी यूज़ हो रही है कंपनीज के अंदर। एंड उसके पास में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के अंदर एमओए एओए होते हैं ना, वो जो है वो होने चाहिए। तो देखो एमओए क्या है, उसको केयरफुली जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करना चाहिए, स्पेशली ऑब्जेक्ट क्लॉज कि वेदर कोई वो उसको देखो उसको ये देखना चाहिए कि वेदर कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो अल्ट्रा विरस तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास पावर ही नहीं है एंड कंपनी जो है वो ऐसी ट्रांजेक्शन कर रही है, जैसे कंपनी के पास पावर नहीं है कि वो बोरो कर सकती है, क्योंकि वो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि वो बोरोइंग करने की कोई पावर नहीं है, एंड कंपनी बोरो कर रही है, तो गलत है, वो अल्ट्रा विरस है, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, कंपनी ऐसे ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकती है। एंड इन केस देयर इज एनी द सेम इज टू बी ब्रॉट, हाँ अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है वो अल्ट्रा विरस ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर जाती है, तो बताओ ऑडिटर का क्या फ़र्ज रहता है, ऑडिटर का फ़र्ज रहता है कि उसे जो है वो किसको बताना है, उसे जो है शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है।
उसे ये भी देखना है कि जो शेयर कैपिटल है वो जो है वो ऑथराइज कैपिटल के विद इन में है या नहीं है। मतलब ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है और आपने जो है वो इशूड कर रखी है 1,20,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इशूड कैपिटल है वो विद इन द लिमिट ऑफ ऑथराइज कैपिटल होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम आपकी इशूड कितनी होनी चाहिए, जो जितनी ऑथराइज कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम आपने इशू कितनी कर सकते हो, 1 लाख की जो है वो इशूड कर सकते हो कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या जो है ऑथराइज कैपिटल तक है या नहीं है, एंड वो जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है या नहीं है। एंड अगर मान लो कोई ऑथराइज कैपिटल है वो बढ़ गई है तो आपको कॉपी जो है वो रेजोल्यूशन की जो है वो लो, किस रेजोल्यूशन से आपने जो है ऑथराइज कैपिटल को जो है वो रेज करा है। पहले 1 लाख थी ऑथराइज कैपिटल, अब जो है वो 1,20,000 हो गई, तो कहाँ पर कौन सा रेजोल्यूशन है जिसके थ्रू आपने बढ़ाई है, वो कॉपी ले लो उस रेजोल्यूशन की। उसे केयरफुली सारे के सारे प्रोविजन जो मेमोरेंडम और अकाउंट्स के हैं ना, वो सारे के सारे केयरफुली एग्जामिन करने हैं। तो उसे मेमोरेंडम के सारे केयरफुली एग्जामिन करने, सारे प्रोविजन जो भी जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, ओनली उन्हीं प्रोविजंस को देखना है मेमोरेंडम वाले जो कि अकाउंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई वो अकाउंट मतलब वो अकाउंट्स को चेक करने आए हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह को चेक करने आए हैं, तो वो वही वाले देखेगा जो बुक ऑफ अकाउंट से होंगे। आले दुआले वाली बाकी चीज़ें नहीं देखनी है उसको, ओनली उसको बुक ऑफ अकाउंट से जो भी रिलेटेड होंगे वही चीज़ें देखनी है। अब इसके बाद में आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेगा एंड वो उसको अपने आप को सेटिस्फाई कराएगा कि हाँ शेयर कैपिटल जो है वो मतलब शेयर कैपिटल के इशू के रिगार्डिंग, पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन के रिगार्डिंग, अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कॉल डेट्स एंड अमाउंट ऑफ कॉल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रूल रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स, बोरोइंग पावर्स क्या है, रूल्स रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड अगर मैं बात करूँ रूल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड एंड रिजर्व, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द कंपनी, वोटिंग पावर ऑफ द शेयर होल्डर्स, रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल राइट एंड ड्यूटीज एंड रूल्स क्या है अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन के, वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अपने आप को सेटिस्फाई कराएगा कि सब कुछ सही से हो रहा है। तो मतलब एओए जो है वो सही से है। अगर मान लो जो है वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मान लो कंपनी के पास में एओए ही नहीं है तो फिर क्या चीज़ अप्लाई हो जाती है, फिर कंपनीज एक्ट के अंदर ना एक टेबल ए होता है वो अप्लाई हो जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो क्या कोई ऑडिटर जो है वो ऐसा कह सकता है कि मैंने तो आर्टिकल ऑफ द कंपनी जो है वो मैंने पढ़ा नहीं, या फिर मैं जो है वो उसके बारे में अनअवेयर था और वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाए। द आंसर इज नो। जो ऑडिटर है वो अपनी लाइबिलिटी से ये कह के नहीं बच सकता कि वो उसने जो है वो आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है वो देखा नहीं या फिर वो अनअवेयर था। उसको देखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जो है वो जो है वो आपके पास में जो है वो चॉइस है, आपको देखना ही चाहिए था, तो आपने नहीं देखा तो आप जो है वो लाइबल रहेगा, आप अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकते हो। ऐसा एक केस लॉ के अंदर कहा था, ये वाला केस लॉ था। ठीक है, वैसे तो आपको केस लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ऑडिटर को जो है वो क्या करना चाहिए, वो केयरफुली नोट करना चाहिए कोई भी चेंजेस अगर हुए हैं आर्टिकल्स के अंदर। अब एक बात समझो, ये जो है वो प्रोस्पेक्टस का मतलब समझो। देखो हमने अभी दो चीज़ें तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिए, एक तो एमओए और एक एओए। अब हम जो है वो समझते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऑडिटर को जो है वो ये देखना है, मतलब ऑडिटर को एसर्टेन करना है, ये इसके अंदर यूजुअली सेम पॉइंट जो भी आर्टिकल्स वगैरह में होते हैं ना एओए वगैरह में, वही जनरली सेम पॉइंट प्रोस्पेक्टस में भी होते हैं। एंड अगर मान लो कोई कंपनी है उसका फर्स्ट ऑडिट हो रहा है तो उसको केयरफुली क्या देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी एंटर्ड करे गए हैं वेंडर के साथ में, ठीक है, कोई जो है वो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने थर्ड पार्टीज के साथ में करे कंपनी ने, या फिर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो भी जो है वो अंडर राइटर और ब्रोकर के साथ में एंटर करे गए हैं। और मैं एक बात बताऊं, प्रोस्पेक्टस है ना, प्रोस्पेक्टस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कंपनी ने अगर मान लो शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू करे हैं, कोई अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे पे किया है, अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर, जो भी अमाउंट जो पेबल है, मतलब अभी जो है वो पैसा जो भी मिला है उसको कॉल्स पर, अलॉटमेंट पर, सब कुछ जो है वो लिखा जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल जो है वो लिखी जाती है कि हमें जो है वो हमारे पास में इतना इतना पैसा जो है वो लोगों का आया है, सारा सारा जो है चीज़ें आती हैं। अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो अब एप्लीकेशन मनी आया है, अभी शेयर का अलॉटमेंट बाकी है, तो इसीलिए अमाउंट पेएबल है, समझ रहे हो ना आप। देन आ जाता है लिस्ट ऑफ बुक्स। ऑडिटर जो है वो कंपनी से पूछेगा कि सबमिट करो सारी की सारी लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल एंड स्टैट्यूटरी बुक जो भी, चाहे वो स्टैटिस्टिकल है चाहे स्टैट्यूटरी है, दोनों की दोनों जो भी कंपनी ने मेंटेन करी हुई है, ऑडिटर कहेगा कि मेरे को जो है सारी की सारी लिस्ट दो, सारी की सारी बुक ऑफ अकाउंट्स का। एंड इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो कहाँ पर रखी जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस, एज आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो जाती है कि कहाँ पर रखी जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। देन आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जो है वो माइट वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर सकती है कि वेंडर के साथ में, जैसे परचेज कर लिया एसेट, जैसे अंडर राइटिंग, ब्रोकिंग, प्रमोटर वगैरह। ऑडिटर को क्या करना है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें घपला होने के चांसेस ज़्यादा है, वो उसको वहाँ पर एनटी जो है वो बढ़ा के रखना है, मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, मतलब कि जो है वो शक का लेवल बढ़ा के रखना है।
मिनट बुक्स आ जाते हैं। मिनट्स बुक्स को जो है स्टैट्यूटरी बुक्स भी कहा जाता है। सेक्शन नंबर 193 के हिसाब से हर कंपनी जो है 3 टाइप ऑफ मिनट्स बुक्स बना के रखती है। मिनट बुक ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग, मिनट बुक ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मिनट बुक ऑफ वेरियस कमिटीज जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करी है। देन एक बात समझो, लास्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर को जो है इंस्पेक्ट करना है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को, ताकि ये देखा जाए कि सही से सब कुछ जो है वो एंट्रीज जो है वो न्यू बुक्स में रिकॉर्ड करी जा रही है, नहीं करी गई हैं। देखो, एक जो ऑडिटर है ना, उसको ऑडिटर को जो है ना पिछली ऑडिट रिपोर्ट से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही अच्छी वाली मिल सकती है, तो उसे वो भी देखना है। उसे ये देखना है कि कोई प्रीडिसेसर ने कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दिया हुआ, उसे वो भी पढ़ना चाहिए। और उसने उसे प्रीवियसली जो है ढंग से सही से करा हुआ है, कैरीड आउट करा है या नहीं करा है, उसे ये देखना चाहिए। देखो, अब जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो भी एक तरह से क्या बन जाएगी कि कंपनी की अंडरस्टैंडिंग में मदद कर देगी उस ऑडिटर को, जो नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो उसके लिए वो मदद मिल जाती है उसे एक तरह से। एंड जो अगर आप मैं बात करूं कि मिनट बुक्स जो है वो किस लिए यूज़ होंगी, मिनट बुक जो भी शेयर होल्डर की होती है वो उसको मदद करेंगी ऑडिटर को, कि उसको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अकाउंट्स का अडॉप्शन वगैरह जो है वो क्या क्या होता है कंपनी के अंदर, कैसे अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, क्या होता है। मिनट बुक्स के अंदर जो है वो सब कुछ जो है वो ढंग से लिखा होता है, तो वो वहाँ से उसको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मिनट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट। देखो, जब भी कंपनी जो है वो अपना जो है इनकॉर्पोरेशन जो है वो करती रहती है, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। तो ऑडिटर को एसर्टेन करना है कि कंपनी की फॉर्मेशन की डेट क्या है। उसे ये भी देखना है कि सर्टिफिकेट कि कब बिजनेस जो है वो कमेंस हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। एंड अगर मैं सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक की बात करूँ, ऑडिटर को जो है रिटर्न स्टेटमेंट लेनी है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से, कि इंटरनल चेक के सिस्टम के रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट एंड सिस्टम जो भी अकाउंटेंसी वगैरह से रिलेटेड में सब कुछ जो है वो लेना है उसे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह। क्या जो ऑडिटर है उसके पास में जो है लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स भी होने चाहिए कि कौन कौन ऑफिसर्स हैं और कौन कौन किन किन को जॉब असाइन करी हुई है। द आंसर इज यस। जो ऑडिटर है उसके पास में लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन ऑफिसर है कंपनी के अंदर जो है वो, श्यामलाल, रामलाल, रामू, नामू, कौन कौन जो है वो ऑफिसर हैं, एंड के क्या क्या उन्हें जॉब असाइन करी हुई है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर जो है वो क्या कौन कौन सी जॉब्स असाइन करी हुई हैं। तो उसके पास में सब कुछ होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या क्यों जरूरी है कि क्यों डिस्पोजल ऑफ क्वेरीज, अगर मान लो उसको कोई क्वेरीज आती है तो उसको पता हो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ कौन सी हैं जो कि जो है उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगी। अब इसके बाद में आप एक बात समझो, ऑडिट रिपोर्ट है। देखो, यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर क्या आ जाता है। देखो, सेक्शन नंबर 227 जो कंपनीज एक्ट का, वो क्या कहता है कि आप जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट करता है जो भी अकाउंट वो ऑडिटेड करता है। अब वो किसको सबमिटेड करे जाते हैं, शेयर होल्डर्स को सबमिट करे जाते हैं। तो किसको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ऑडिटर को बनानी है जो भी अकाउंट वो ऑडिट करेगा। एंड हर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट एंड अदर जो डॉक्यूमेंट जो भी डिक्लेयर करें हैं लॉ ने, वो बनाने हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ पर प्लेस करी जाएगी, ये जो रिपोर्ट है ये जो है ये प्लेस करी जाएगी। ये जो रिपोर्ट है ये जो है वो कहाँ प्लेस करी जाती है, ये एजीएम के अंदर जो है वो प्लेस करी जाती है जब ऑडिटर का टेन्योर जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कि क्या उसके हिसाब से उसके ओपिनियन में बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, क्या जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, क्या जो है उसने सारी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर लिया नहीं कर लिया, ये सारा कुछ वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, वेदर उसके ओपिनियन में प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंपनी ने बना रखे हैं, जो भी उसने एग्जामिनेशन जो है वो करा है बुक्स का, एंड प्रॉपर रिटर्न जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। एंड वेदर जो रिपोर्ट है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस जो भी ऑडिटेड हुई है 228 के अंदर बाय, अगर मान लो कंपनी ऑडिटर के अलावा किसी और पर्सन ने जो है वो ऑडिट करी है, तो क्या उनके पास में ब्रांच की ऑडिट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट मतलब फॉरवर्ड करी गई थी या नहीं करी गई थी, वो भी देखना है उसे। एंड वेदर की कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो है सही से बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर जो है देखी जाती हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है वो होती हैं। तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें भी जो है वो क्या करनी है, देखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो है चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर कंपनीज ऑडिट का, ये खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।